हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार STAT की हिंदी पेपर की। हिंदी साहित्य के इतिहास से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो कि आदिकालीन साहित्य से संबंधित हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो अभी हम लोग आदिकालीन साहित्य से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, बाकी धीरे धीरे जो है भक्ति काल का भी देखेंगे, फिर उसके बाद रीतिकाल का भी देखेंगे। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर चुके थे आदिकालीन साहित्य में। तो आज जो हम लोग करने वाले 101 क्वेश्चन से करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे ही गए क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा यह कि कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है। पहला ऑप्शन है पदावली, दूसरा है कीर्तिलता, तीसरा है कीर्तिपातका और चौथा है ये सभी। तो इन्होंने अपनी रचना कीर्तिलता को कहा है कि इसकी जो भाषा है क्या है, अवहट भाषा, इन्होंने ही कहा है। ठीक है, तो ये जो है आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। ये सभी रचनाएं जो है विद्यापति की ही है, पदावली, कीर्तिपातका और कीर्तिलता। लेकिन इनमें से जो है कुछ रचनाएं इनकी क्या है, मैथिली में है, कुछ रचनाएं इनकी संस्कृत में हैं। तो ये तीनों रचनाएं तो विद्यापति जी की है, ये तो एक आपको मिल गया तथ्य। दूसरी बात यह कि यह जो रचना है कीर्तिलता, इसके बारे में उन्होंने कहा कि यह इसकी जो भाषा है वह भाषा क्या है, अवहट भाषा है। और कीर्तिलता के बारे में एक और विशेष बात के बारे में जानकारी मिलती है कि कीर्तिलता को इन्होंने कहा है कि यह कहानी है, यानी कहानी कहा, ये कहानी नहीं जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, बल्कि ऐसा वाला कहानी इन्होंने कहा है कि कीर्तिलता जो है क्या है, एक कहानी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कीर्तिलता यानी कि विद्यापति जी ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है, तो कीर्तिलता को कहा है। ठीक है, और पदावली की जो भाषा है यह भाषा मैथिली है। वैसे विद्यापति की अगर रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी कुल रचनाएँ जो है 14 है। 14 ग्रंथों की रचनाओं के बारे में पता चलता है इनका, जिसमें कि 11 संस्कृत के हैं, 2 अवहट के हैं तथा 1 मैथिली के हैं। तो पदावली की जो भाषा है वह मैथिली भाषा है और कीर्तिपातका और कीर्तिलता जो है यह अवहट भाषा में है। कीर्तिपातका यह भी जो है क्या है, अवहट भाषा में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है। तो इन्होंने कीर्तिलता की जो भाषा है इससे इन्होंने खुद कहा कि यह अवहट है। तो लेकिन ये दोनों रचनाएं इनकी क्या है, अवहट भाषा में ही है। और पदावली के बारे में एक विशेष बात ये भी जानकारियाँ मिलती हैं कि पदावली को विद्यापति की यश का आधार माना जाता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि विद्यापति की कौन सी ऐसी रचना है जो उनके यश का आधार माना जाता है, तो पदावली है। पदावली को विद्यापति के यश का आधार माना जाता है। और पदावली में किसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, इसमें जो मतलब वर्णन किया गया है वो किया गया राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये सभी जानकारियाँ इनके बारे में मिलती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदावली की भाषा है। तो विद्यापति की पदावली की जो भाषा है कैसी भाषा है। तो विद्यापति की पदावली की जो भाषा है, पहला ऑप्शन है अवहट, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है मैथिली, चौथा है मगही। तो विद्यापति की पदावली की जो भाषा है वह है मैथिली। एक बस यही रचना है इनकी जो कि मैथिली भाषा में है। ठीक है, तो मैथिली जो है मैथिली भाषा में है पदावली की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण ग्रंथ है। तो व्याकरण ग्रंथ जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो इसमें से देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो यह व्याकरण ग्रंथ है, या फिर कीर्तिलता है वह व्याकरण ग्रंथ है, या फिर राउलवेल है यह व्याकरण ग्रंथ है, या फिर वन रत्नाकर है यह व्याकरण ग्रंथ है। तो इनमें से जो व्याकरण ग्रंथ है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, तो दामोदर हैं, दामोदर की यह रचना है। और कीर्तिलता की रचनाकार कौन है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि विद्यापति की यह रचना है कीर्तिलता। राउलवेल के जो रचनाकार हैं वह कौन है, रोड़ा कवि हैं। और वन रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। तो इसमें से क्वेश्चन हमारा था यह कि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह व्याकरण ग्रंथ है और यह रचना किनकी है, तो दामोदर कवि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है। पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा है चौपाई, तीसरा है छपई और चौथा है धनाछरी। तो पुरानी हिंदी में जो छंद नहीं मिलता है वह है ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है डी, धनाछरी। धनाछरी जो है यह नहीं मिलता है। बाकी सभी ये जो हैं दोहा, चौपाई, छपई, ये सभी छंद पुरानी हिंदी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो कौन है प्रणेता। पहला ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा है हरिभद्र सूरी, तीसरा है रोड़ा कवि और चौथा है शालिभद्र सूरी। तो अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्वयंभू। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह सही हो जाता है, स्वयंभू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पदंत किस सती में हुए। तो पुष्पदंत जो हैं किस सती के कवि हुए, या कहे कि किस सदी में हुए, 8वीं सदी में हुए, या फिर 9वीं सदी में, या फिर 10वीं सदी में, या फिर 11वीं सदी में। तो पुष्पदंत जो हैं यह हैं 10वीं सदी के कवि, या फिर कहें कि 10वीं सदी में ये हुए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है। तो आदिकालीन वैदिक ग्रंथ जो है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन है संदेश रासक, दूसरा है जगत सुंदरी प्रयोगमाला, तीसरा है चर्यापद और चौथा है शब्दानुशासन। तो आदिकालीन वैदिक ग्रंथ जो माना जाता है, किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जगत सुंदरी प्रयोगमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासन काल से संबंधित है। तो ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम पूछा गया है जिसकी संबंध क्या है, तो अजमेर के शासक से संबंध है। तो पहला ऑप्शन है दलपति विजय, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा है नल सिंह और चौथा है मधुकर भट्ट। तो ऐसे रासो ग्रंथ के जो रचनाकार हैं जिनका संबंध अजमेर शासक से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल का ही संबंध क्या है, अजमेर शासक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो के नायक कौन हैं। तो विशलदेव रासो के नायक कौन हैं। तो विशलदेव रासो के जो नायक हैं वह हैं, पहला ऑप्शन है नरपति नाल, दूसरा है विलास राव, तीसरा है विग्रह राज चतुर्थ और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। तो विशलदेव रासो की जो नायक माने जाते हैं वह माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है, विग्रह राज चतुर्थ, यही माने जाते हैं। और आपको बता दूं कि विशलदेव रासो के जो रचनाकार हैं वह हैं नरपति नाल। ठीक है, विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है, नरपति नाल है। वैसे क्वेश्चन आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो के नायिका कौन है। तो विशलदेव रासो के नायिका कौन है, संयोगिता है, या फिर मारवानी है, या फिर पद्मावती है, या फिर राजमती है। तो विशलदेव रासो की जो नायिका है वह नायिका कौन सी है, इनमें से कौन ऐसा नाम है जो कि विशलदेव रासो की नायिका का नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाता है डी, राजमती। राजमती जो है विशलदेव रासो की नायिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो की भाषा है। तो विशलदेव रासो की जो भाषा है वह कैसी भाषा है, राजस्थानी है, या फिर ब्रज है, या फिर अवधी है, या फिर मैथिली है। तो विशलदेव रासो की जो भाषा मानी जाती है वह मानी जाती है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो के रचयिता कौन है। तो विशलदेव रासो के रचयिता कौन है, पहला ऑप्शन है सांगधर, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा है जलहन, चौथा है दलपति विजय। तो विशलदेव रासो के जो रचयिता माने जाते हैं वह माने जाते हैं नरपति नाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है, और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी, हमेशा कहती हूँ जो कि आप एक नोटबुक तैयार कर लें, सारे क्वेश्चनों को नोट करते जाएं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा और याद भी होते जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो का काव्य रूप क्या है। तो विशलदेव रासो का जो काव्य रूप है वह क्या है, प्रबंध काव्य है, या फिर खंड काव्य है, या फिर गीति काव्य है, या फिर मुक्तक काव्य है। तो विशलदेव रासो का जो काव्य रूप है वह है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है सी, गीति काव्य है। यह एक क्या है, गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गाथानात्मक रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो वीर गाथानात्मक रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा है विशलदेव रासो और चौथा है जयचंद्र प्रकाश। तो वीर गाथानात्मक रचना नहीं पूछा गया इनमें से, तो ऐसी कौन सी रचना है जो वीर गाथानात्मक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। विशलदेव रासो जो है यह क्या है, वीर गाथानात्मक रचना नहीं है। विशलदेव रासो क्या है, यह वीर गाथानात्मक रचना नहीं है। बाकी पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, ये सभी रचनाएं क्या है, वीर गाथानात्मक रचनाएं हैं। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो विशलदेव रासो इसमें नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता है इनमें से कि कौन सी रचना इसमें से जो है वह वीर गाथानात्मक रचना है, तो आप बिल्कुल ये ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो यह वीर गाथानात्मक रचना है, परमाल रासो भी वीर गाथानात्मक रचना है, जयचंद्र प्रकाश भी वीर गाथानात्मक रचना है। अगर कोई भी ऑप्शन में आपको दिखा और पूछा गया कि वीर गाथानात्मक रचना कौन सी है तो आपको यही टिक लगाना है। नहीं पूछा गया इसमें से ऑप्शन तो विशलदेव रासो जो है यह वीर गाथानात्मक रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। तो आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक
कृति जो है वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा है बिसलदेव रासो, चौथा है विद्यापति की पदावली। तो आदिकालीन की जो प्रमुख श्रृंगारी कृति जो मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो जो है क्या है? एक श्रृंगारी कृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई के साथ दोहा रखने की पत्ती को क्या कहते हैं? तो चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पत्ती है वह कहलाती है क्या? पहला ऑप्शन है जायसी, दूसरा है मानसी, तीसरा है अवधि, चौथा है कड़वक। तो यह जो कहलाती है कड़वक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, जिस क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से जान रहे हैं मन में ही, तो उसका आंसर लगाएं कि ये आंसर इसका यही होगा, और फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो आप उससे मिलाने की कोशिश करें कि क्या मैंने सही बनाया और मेरे कितने आंसर जो हैं वो सही हो रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आप लोग बिल्कुल जानते ही होंगे, तो बिल्कुल मन में बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन आते के साथ। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो है, या फिर खुमान रासो, या फिर हमीर रासो, या फिर परमाल रासो? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जगनीक, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है नल सिंह और चौथा है मधुकर कवि। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वह हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है बी, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? तो चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? चंदेरा था, या फिर चंद्रिका, या फिर बलिदय, या फिर बलवीर? तो चंद्रवरदाई का जो मूल नाम था वह क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है सी, वल्लीदय। ये सभी जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि कम लोगों को पता होता है, तो ये सब बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? तो वल्लीदय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है, या फिर अवधी है, या फिर मैथिली है, या फिर ब्रज है? तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है ना वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये 5 बार ये पूछा गया है एग्जाम में। तो बिल्कुल इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लें, एक नोटबुक तैयार कर लें और उसमें नोट करते जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा आप सभी के लिए। तो ये थे आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।